अच्छा जी। आप लोग कोशिश करें कि अपने माइक फिलहाल बंद रखें ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि आपको होस्टिंग के अंदर सी पैनल की क्रीडेंशियल्स मिल रही होती हैं, पासवर्ड मिल रहा होता है एडमिन। इसी तरह ये जो डीएनएस होते हैं, ये भी आपको आपकी होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिलते हैं। ठीक है। और ये यहाँ लिखा हुआ है ना, NS1, यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू में इस तरह कुछ लिखा होगा, ठीक है, उसके बाद उस कंपनी का नाम आ जाएगा। और ये आपने मतलब इसको होता इस तरह है कि ये जो डीएनएस होते हैं ये हमें होस्टिंग में मिल रहे होते हैं, और हमने इसको जाके डोमेन में अटैच करना होता है। कहाँ पर अटैच करना होता है? डोमेन में। अब मैं आपको एग्जांपल ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अगर मेरी वो GoDaddy वाली डोमेन खुल जाती है तो मैं आपको करके बताता हूँ कि यार डीएनएस हमने कैसे कहाँ से उठाने होते हैं और कहाँ जाके मैनेज करने होते हैं, इनको आपस में अटैच करना होता है। ये सारा टेक्निकल और प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसको, इन स्टेप्स को याद रखें ताकि आपको जो है वो बाद में दिक्कत ना हो। वैसे ये डीएनएस आपको ईमेल के अंदर भी दिए होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि चूंकि मैंने होस्टिंगर से ली थी, तो उन्होंने हमें डीएनएस नहीं दिए थे, बल्कि वो हमारी होस्टिंग के अंदर एक जगह पे लगे हुए थे। और मैं अभी वहां से जाके डीएनएस को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और जाके डोमेन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा। अच्छा, ये दोनों मैं लॉगिन कर लूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि ये असल में कैसे अटैच होती है और फिर इनको चेक कैसे किया जाता है। ये आ गई जी मेरी डोमेन। देखें, ये मेरी डोमेन है। मैं इस वेबसाइट पर आया और अपनी डोमेन में गया। डीएनएस इज लाइक लिंक तो नहीं है, इट इज लाइक कनेक्टर है। ये कनेक्टर है असल में, कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके होस्टिंग को आपकी। ये देखिए, ये लिखा हुआ मैनेज डीएनएस, ठीक है। मैं अपनी इस GoDaddy की कंपनी में आया, ये मेरी डोमेन थी, मैं इस डोमेन पर आया और अब मैंने यहाँ पे मैनेज डीएनएस के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डीएनएस रिकॉर्ड, मैंने इसके अंदर चूंकि नए डीएनएस नेम सर्वर्स के ऊपर मैं आ गया। यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है, आफ्टर निक के लगे हुए हैं। आफ्टर निक के इसलिए लगे हुए हैं कि मैंने इस डोमेन को खरीद कर लिस्टिंग पे लगा दिया था बेचने के लिए। अब मैं इनको चेंज करने लगा हूँ और इसको मैं अटैच करने लगा हूँ होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ, क्योंकि मैंने फजलेख साहब से अब इसके ऊपर कुछ काम करवाना है, तो इनकी अटैचमेंट पहले ज़रूरी है। तो मैंने इस चेंज के ऊपर क्लिक किया और ये मेरे पास एडिट का ऑप्शन आके ये मेरे पास खुल गए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा इधर होस्टिंगर के ऊपर। अच्छा, होस्टिंगर में मैं अपनी होस्टिंग के ऊपर जाऊंगा और मैनेज, ये मेरी बिजनेस होस्टिंग है। अच्छा, अब मैंने यहाँ तलाश करने हैं अपने डीएनएस, ठीक है। बिजनेस होस्टिंग मैनेज, ये निकला है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, आप अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे एक जगह पे डीएनएस आ जाएंगे मेरे पास।
एक सेकेंड। किधर गए? हम्म, अच्छा ये निकल आए। ये देखें, ये मुझे इन्होंने दिए हुए नेम सर्वर्स, ठीक है। यहाँ से मैंने इनको कॉपी किया, और अब मैं गया अपनी डोमेन वाली साइट में। इनको मैंने, अच्छा जो वहां पे पहला है वो यहाँ पे पहला लगेगा, ठीक है। यहाँ गया मैं। अच्छा अब मैं दोबारा वहां पे गया, दूसरा वाला मैंने उठाया, ये दूसरा मैंने उठाया। अच्छा फिर मैं आ गया अपनी डोमेन के ऊपर, और ये मैंने कर दिया। अच्छा अब ये मुझे कह रहा है कि सेव। आम तौर पे डीएनएस अटैचमेंट जो है, कंटिन्यू एंड वेरीफाई। डीएनएस अटैचमेंट जो है ये आम तौर पे 5 से 15 मिनट लेते हैं। कभी कभी फौरन हो जाते हैं, और कभी कभी ये 15 मिनट लेते हैं। अगर 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये अटैच ना हो सके, तो फिर ये 48 घंटे भी ले लेते हैं, और ये 72 घंटे भी ले लेते हैं। और इसमें आपका और मेरा कोई किरदार नहीं है, इसकी एक टेक्निकल वजह मौजूद है। लेकिन उस टेक्निकल वजह की तरफ उस तरह जाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह के जहाज में सफर करते हुए बंदा विंग्स के घूमने की शक्ल की तरफ नहीं जाता कि विंग्स ऐसे क्यों घूम रहे हैं और ऐसे क्यों नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यूजिंग कस्टम नेम सर्वर। अच्छा, नए नेम सर्वर्स यहाँ पे लग गए हैं, अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इनके चेक करने की अपनी वो मौजूद है, वेबसाइट्स मौजूद हैं, जहाँ से हमें पता लग जाता है कि यार ये लग गए हैं कि नहीं लग गए हैं। जी यहाँ तो लग गए हैं, यहाँ लग गए हैं। अब मैंने देखना है कि भाई क्या मुकम्मल तौर पे लग गए हैं या मुकम्मल तौर पे नहीं लगे। उसके लिए मैंने जाना है अभी जी, एक दो वेबसाइट्स हैं उसकी। एक का नाम है into dns.com, और दूसरी का नाम है dnschecker.org। अच्छा अब मैं आपके सामने वो into dns.com खोल रहा हूँ, और फिर मैं डीएनएस चेकर खोलता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में लगे कि यार ये डीएनएस की अटैचमेंट के बाद और क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए आप। यहाँ मैंने अपनी डोमेन डालनी है, जो मेरी डोमेन है उसको मैंने यहाँ डालना है, ठीक है। मेरी डोमेन किधर गई? मेरी डोमेन ये है जी, मेरी डोमेन guidance to islam.com। अच्छा इसको मैंने डाला इनटू डीएनएस के ऊपर, और रिपोर्ट के ऊपर क्लिक किया, तो ये मुझे बता देगा कि हाँ जी डीएनएस लग गए हैं कि नहीं। ये देखें यहाँ पे NS1DNS/-parking.com, यहाँ पे नीचे वैसे टिक भी आ गई हैं, और कुछ चीज़ें मिस मैच हो रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये डीएनएस यहाँ पे हमें कौन से दिए गए थे, देखें जी, NS1.DNS-parking.com, ठीक है। यहाँ पर भी देखें यही है, इसका मतलब ये लग गए। ये हमारी डोमेन और होस्टिंग आपस में अटैच हो चुकी है। कोई बड़ा धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि ये आपस में अटैच हो चुकी हैं। अब हमारे पास एक दूसरी वेबसाइट है, उसका नाम है जी dnschecker.org, ठीक है। वो थोड़ा सा अच्छा यानी समझने वाला रिजल्ट दे देती है, आदमी को जरा समझ में आ जाती है कि जी क्या क्या चल रहा है। अच्छा ये आ गई जी dnschecker.com।
और अब मैं दोबारा यहाँ से अपनी डोमेन लेके उसके अंदर पेस्ट करने लगा हूँ। मैंने यहाँ डाली, ठीक है। अच्छा, और सर्च के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पूरी तरह अटैचमेंट नहीं हुई, देखें जहां पे हो गई ना उसके ऊपर टिक का निशान आएगा। ये चीजें अभी थोड़ी सी चेंज होंगी। ये कह रही है कि जी ये वाली वेबसाइट बता रही है कि पूरी तरह अभी अटैचमेंट नहीं हो सकी है और आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब जहाँ जहाँ ये अगर अटैचमेंट मुकम्मल हो जाए तो ये सारी जगहों पे टिक आ जाएगा। ये इतने सर्वर्स हैं जिनके ऊपर मेरा डाटा, जी हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होगी ये वाली। तो ये जो जितने आपको क्रॉस लगे जो नजर आ रहे हैं ना, इन तमाम जगहों पर इस वेबसाइट का डाटा पड़ा होगा जब ये इसके सर्वर मुकम्मल तौर पे कनेक्ट हो जाएंगे। अब मुझे इंतज़ार करना है, ठीक है। मुझे इंतज़ार करना है कि भाई ये सेट हो जाए, चीज़ें सेट हो जाएं। तो इंतज़ार कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये खुद सेट हो जाएगा। बहरहाल ये तरीका होता है किसी, अगर आपकी डोमेन आपने एक कंपनी से ख़रीदी है और होस्टिंग आपने दूसरी कंपनी से ख़रीदी है, तो उसके आपस में जोड़ने का तरीका या जोड़ने का ज़रिया वो डीएनएस होते हैं। ये जो डीएनएस होते हैं ये आपको मिलते हैं आपकी होस्टिंग वाली कंपनी से, ये आपको ईमेल के अंदर मिल जाते हैं। अगर आपको ईमेल के अंदर नहीं मिले, फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी होस्टिंग के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा तलाश करेंगे, तलाश में थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन बिलाखिर आपको ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपने, अब अगर मैं सारे तरीके को शॉर्ट करूं तो मतलब ये निकलेगा कि मैंने पहले अपनी डोमेन वाली वेबसाइट खोलनी, कंपनी खोलनी है, वहां जाके अपनी डोमेन के ऊपर क्लिक करना है और डीएनएस मैनेजमेंट के ऊपर जाके पुराने डीएनएस को खत्म कर देना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद मैंने होस्टिंग वाली कंपनी में जाना है और अपनी होस्टिंग स्पेस के, अगर मेरे पास ईमेल में डीएनएस मौजूद है तो ठीक, अगर मौजूद नहीं है तो मैंने होस्टिंग वाली कंपनी में जाना है। वहां से मैंने डीएनएस उठाने हैं, कॉपी करने हैं और ला के डोमेन में पेस्ट कर देना है और चेंज नेम सर्वर जो है उसका उन्वान डाल देना है। इसमें कोई लकी नंबर, कोई इस तरह की चीज नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको 7 8 6 10 जो भी मिले। आमतौर पे 2 डीएनएस मिलते हैं, 2 से कम नहीं मिलते, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगर आपकी डोमेन के अंदर 5 डीएनएस की जगह बनी हुई है, लेकिन अगर आपकी होस्टिंग ने आपको 2 दिए हुए हैं तो आप टेंशन ना लें, उन 2 को पुट करें और अटैच कर दें। आपकी होस्टिंग और आपकी डोमेन आपस में अटैच हो जाएगी। यहाँ तक मेरे ख्याल में सारी की सारी बात जो है वो समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो काइंडली मुझे चैट में बता दें कि मैं इस वेबसाइट के अंदर टेक्निकल एक बात और करने लगा हूँ और फिर मैं जाने लगा हूँ बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ और एआई के अंदर, एआई के इस्तेमाल की तरफ और थोड़ा सा ट्रेलो की तरफ जाने लगा हूँ, ताकि जो जो लोग इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं उनका ट्रेलो के ऊपर ग्रुप बनाया जाए और वो अपना काम स्टार्ट करें। यहाँ तक जितना मैंने बताया, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। चैट के अंदर भी पूछ सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी रिवीजन ऐसा है कि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी और जब आप लोग खरीदेंगे डोमेन और होस्टिंग खरीदेंगे, तो जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो याद रखें ये चीज़ें प्रैक्टिकल से पुख्ता होती हैं। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपके जहन से फिर नहीं निकलेंगी। रिवाइज में कर देता हूँ कि जब आप डोमेन खरीदते हैं तो आपको सिर्फ तसल्ली मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि भाई आपके पैसे हमें पहुंच गए, इनवाइस हैज बीन पेड और दिस डोमेन इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यूर दिस ईमेल। लेकिन जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो उस पर आपको जो ईमेल आती है उसके अंदर एक यूआरएल होता है या आपका डोमेन होता है और साथ में वो आपको जो है सी पैनल का एडमिन और पासवर्ड देते हैं और आपको डीएनएस देते हैं। ठीक है, अगर आपको सी पैनल के एडमिन और पासवर्ड वहां मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, वहां और चीजें भी होंगी लेकिन वो फिलहाल आपके काम की नहीं है। आपके काम की यही 3 चीजें हैं, यूआरएल चेक करना है आपने, एडमिन पासवर्ड चेक करना है सी पैनल का, कंट्रोल पैनल का या डायरेक्ट एडमिन का जो भी है, और उसके बाद आपने डीएनएस चेक करने हैं। नहीं मिलते हैं तो आपने अपनी होस्टिंग पे आना है, वहां आपने नेम सर्वर को तलाश करना है और नेम सर्वर के अंदर आपको डीएनएस मिल जाएंगे। अगर आपकी, नहीं, जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो उन्हें अपना डोमेन एड्रेस प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है।
आम तौर पे आपकी होस्टिंग्स के अंदर अगर अच्छे पैकेज होते हैं तो वो आपको एक डोमेन देते हैं जिसको वो फ्री कहते हैं। बेसिकली वो फ्री नहीं होती, वो आपसे उसके पैसे चार्ज कर रहे होते हैं, बट वो दुनिया का उसूल है, फ्री दे रहे हैं हम। वहां से आपको अलग से डोमेन मिलती है, आपको ऐसी कोई चीज नहीं करनी होती। सिर्फ आप उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, होस्टिंग प्लान सेलेक्ट करते हैं, और जब आप उसको फॉरवर्ड करते हैं तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाता है, और आप जब पैसे पे कर देते हैं तो आपकी होस्टिंग आपकी हो जाती है, ठीक है। और फिर मैंने आखिर में ये बताया कि अगर आपने होस्टिंग एक कंपनी से खरीदी है, डोमेन दूसरी कंपनी से खरीदी है, तो इनको आपस में अटैच कैसे करते हैं। तो इनको आपस में अटैच करने के लिए हमारा सबका दिलों का नवाज शरीफ या डीएनएस जो है वो, नवाज शरीफ, डियर नवाज शरीफ, ये बीच में हम इनको डालते हैं, और इसको हम उठाते हैं होस्टिंग से या अपनी ईमेल से, और फिर डोमेन वाली कंपनी में जाके नेम सर्वर की जगह के ऊपर पुराने वाले को डिलीट करके इसको पुट करते हैं, सेव कर देते हैं, चेंज नेम सर्वर कर देते हैं, और फिर हम इंटू डोमेन डॉट कॉम या डोमेन या DNSchecker.org के ऊपर जाके हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डीएनएस जो हैं वो लग गए हैं या नहीं लगे हैं। अब एक बात सिर्फ मैं और टेक्निकली बताने लगा हूँ। एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, एक टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर। अच्छा, इसमें दो तीन क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपको 10 डोमेन भी मिल जाएंगे ना तो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट हो। अच्छा, अगर आप एक होस्टिंग के अंदर 10 डोमेन अटैच करेंगे तो क्या डीएनएस अलग अलग होंगे या एक ही होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर आप एक होस्टिंग के अंदर 10 वेबसाइटें अटैच करते हैं तो क्या डीएनएस अलग अलग होंगे या एक ही होंगे। हाँ जी। उजैर और अब्दुल वहाब, आप दो ही हैं तो आप दोनों ही जवाब दे रहे हैं, कोई और तो है नहीं। अगर हम एक होस्टिंग के अंदर 10 डोमेन अटैच करते हैं तो क्या डीएनएस हर डोमेन के लिए अलग अलग होगा या एक ही होगा। जी अलग अलग होगा मेरे क्यों? ख्याल में। क्यों? मैंने शुरू में क्यों? बताया कि डीएनएस जो है वो आपको होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिलती है, तो एक ही होस्टिंग है तो अच्छा। सेम डीएनएस होंगे, लेकिन हर डोमेन में अलग अलग जाके लगाने पड़ेंगे, बट होंगे सेम। होंगे इसलिए सेम। ये था कि डोमेन ज्यादा होगा तो इसके लगाना भी होगा तो। नहीं, लगाना तो आपने है, आपने इंडिविजुअली हाँ। जाके हर हर डोमेन में उसको पुट तो करना है, लेकिन चूंकि आपने एक हाँ होस्टिंग पूछ लो। खरीदी, ठीक है। अच्छा जी। जी अच्छा हाँ, एक आपने, होगा। जी हाँ, डीएनएस सेम होंगे, बस यहाँ से उठाते जाएं और वहां पे हर डोमेन में अलग अलग से आपने पुट करने होंगे। अच्छा, अब मैं एक अच्छा बात जी का सर और जी। इजाफा करने लग, जी जी। जिसमें हम वेबसाइट लेते हैं या होस्टिंग, तो इसमें ऐसा वेबसाइट है जो इस पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए। वो उसके लिए अगर आपने फ्री प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए दो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। एक का नाम जैम्प है और एक और सॉफ्टवेयर है। प्रैक्टिस आप उस ओके। पर भी कर सकते हैं, लेकिन बिलाखिर आपको आना पड़ेगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आप अगर किसी को सर्विस देना चाहते हैं। देखें, मैंने आपको बताया कि अगर आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस करना है फिर भी आपको वेबसाइट बनानी है, क्योंकि आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ओके सर। फिर भी वेबसाइट, अगर आप जाते हैं बिजनेस की तरफ, फिर भी वेबसाइट है। बहर सूरत बिल्कुल। आपको वेबसाइट तो बनानी ही बनानी है। आज बना बिल्कुल लेंगे वो तो तो, बना। जी हाँ, आज बना लेंगे तो साथ साथ बन जाएंगी, चीजें नहीं भूलेंगी। 8 महीने सब्र करेंगे फिर बनाएंगे तो फिर काफी सारी चीजें भूल चुकी होंगी, क्योंकि ये 19 मॉड्यूल्स हैं, और एक एक करके आपके बिल्कुल। जहन में एक एक मॉड्यूल का नया नया खाका जमा होता जाएगा, और फिर आप, और दूसरी बात, वेबसाइट आपकी बन जाएगी, फिर इसके ऊपर एक अगला स्टेप अप्लाई होगा, उसको एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर वो लागू हो जाएगा। जब तक वेबसाइट नहीं होगी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, वो मॉड्यूल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए वेबसाइट तो हमने बनानी है, चाहे आज बनाएं या बाद में बनाएं। इंशाल्लाह। ओके सर, अच्छा, थैंक यू। इसमें स्पेस का इशू नहीं होता। आप जब होस्टिंग खरीदते हैं तो वो बता देते हैं आपको कि यार आप इसमें कितनी डोमेन अटैच कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हर वेबसाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाटा नहीं लेती, ठीक है। अब पर्सनल वेबसाइट जो है ना उसके लिए तो 2 GB भी काफ़ी है, उसकी 2 GB भी नहीं फिल होती। जो पर्सनल वेबसाइट होती है, जो आपका पोर्टफोलियो होता है। हाँ, ई कॉमर्स अगर होगा, वेबसाइट अगर ई कॉमर्स की है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा वो स्पेस लेती है, लेकिन इससे कोई इतना खास सच मसला बनता नहीं है। लेकिन याद रखें, अपने क्लाइंट के लिए अगर आपने बनाना है तो आपने उसके लिए अलग होस्टिंग खरीदी।
क्योंकि सी पैनल का पासवर्ड एक ही है। अगर आप वो क्लाइंट को दे देंगे तो वो आपकी होस्टिंग के ऊपर कब्जा भी कर सकते सर जी, हैं। जी। जिसमें होस्टिंगर में जो कंपनी होती है इसमें प्री डोमेन होता है, तो अगर ये हम लिए तो हमारे लिए अच्छा होगा। वो आप पैकेज जो लेते हैं ना, उस पैकेज के अंदर आपको एक डोमेन वो दे देते। ये अच्छा है, हम ऐसा जी। ही कर लेंगे। हम ऐसा कर लेंगे, मेरा इनके साथ एफिलिएट का लिंक बना हुआ है। आप लोगों को वो लिंक शेयर कर देंगे, इनका और द बी होस्ट का। उसमें से आप सिलेक्शन कर लेंगे, तो आपकी ज़रा चीज़ें आसानी से भी हो जाएंगी और आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगी इस तरीके से। ओके जी। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा एक बात और बताने लगा हूँ इस वेब डेवलपमेंट के बारे में, और फिर हमने जाना है बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ। तो आप इसके अंदर वर्ड सुनेंगे प्राइमरी डोमेन और एड ऑन डोमेन। ये ऐसा नहीं है कि प्राइमरी के पास ज्यादा इख्तियारात हैं और एड ऑन के पास कम इख्तियारात। प्राइमरी डोमेन का मतलब होता है वो डोमेन जो आपने सबसे पहले अटैच की। जब आपकी वेबसाइट के अंदर मसला आएगा ना, तो आप जाएंगे अपनी होस्टिंग कंपनी के पास कि यार मेरी वेबसाइट में मसला आ रहा है। ठीक है, दो किस्म के बग्स होते हैं। कभी कभी बग्स आते हैं आपके अपने सिस्टम के अंदर, कुछ ऐसे वायरस आ जाते हैं। कभी कभी जो होस्टिंग कंपनी होती है उनकी तरफ से प्रॉब्लम आया होता है। तो आप जाएंगे उनके पास, तो वो आपसे कहेंगे कि जी अपनी प्राइमरी डोमेन में। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी होस्टिंग जिस डोमेन के साथ ली है वो डोमेन बताए, या आपने अगर 5 डोमेनें अटैच की हैं इस होस्टिंग के साथ, तो सबसे पहली जो डोमेन है वो बताएं वो कौन सी, उसको वो कहते हैं प्राइमरी डोमेन। और जो बाद में ऐड हुई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10, ये सारी की सारी कहलाती हैं ऐड ऑन डोमेन। बाकी इनमें आपस में कोई फर्क नहीं है, कोई इख्तियारात का फर्क नहीं है, कोई ताकत का फर्क इनमें आपस में नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ तक बात सारी की सारी वेब डेवलपमेंट की। अब मैं जाने लगा हूँ। हेलो जी जी जी। सर, जैसे कि भी मैं हूँ ले लो डोमेन और साथ अब्दुल वहाब का डोमेन हो, तो वो मेरा फिर प्राइमरी होगा, मैंने होस्टिंग ली होगी, और उसका वो सेकेंडरी होगा एड ऑन। समझा नहीं मैं, दोबारा। हम दोनों का डोमेन हो ना, हम दोनों का डोमेन और होस्टिंग हमारी एक ही हो, ठीक है। तो अच्छा, जो पहले डोमेन वेबसाइट में अटैच अगर होंगी कोई ना, मसला आता है जो डोमेन पहले तो अटैच मैंने होगी पहले अटैच किया हो तो मेरा वो वो फिर प्राइमरी वो डोमेन होगी। उनको चाहिए हो। ठीक है, वो ठीक प्राइमरी डोमेन। अच्छा, अभी हम जाने लगे हैं जी एसएमएम की तरफ। ठीक है। एसएमएम के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप इसको कहें या बिजनेस स्ट्रेटेजी इसको कहें, मैंने इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे दी थी। और अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि हमने सबसे पहले करनी होती है आइडिया डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली, मैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वही आपको दिखा देता हूँ कि यार कैसे हमने सबसे पहले आइडिया डेवलप करना होता है। देखें, ये है आइडिया डेवलपमेंट की फाइल कि गाड़ी वाला डॉट कॉम या गाड़ी वाला डॉट पी के या गाड़ी वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। वी वांट टू डेवलप अ कंपनी दैट सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज related to vehicle maintenance, road safety, emergency services, subscription based routine maintenance, and enhance the knowledge and skills of people to maintain the health and fitness of their vehicle। ये मैंने एक आइडिया जनरेट किया। ठीक है, ये मैंने एक आइडिया जनरेट किया और मैं कहता हूं कि मैं इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहता हूं। तो हम जब ब्रांड लेवल का काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने एक आइडिया जनरेट करना होता है। और ये दिमाग में नहीं चलेगा, इसको कागज के ऊपर पुट करना पड़ेगा, कागज के ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करें, उसको हम अगर लेकर आए फिजिकल में। ठीक है, हम एक आइडिया पहले डेवलप करें। अच्छा, ये आइडिया अब मैं कहाँ से करने लगा हूँ डेवलप? अब मैं ये आइडिया करने लगा हूँ थोड़ा सा डेवलप चैट जीपीटी के थ्रू। अच्छा, मैं इसको कहता हूँ फुलजा भाई कि आई हैव एक्सपर्टीज इन व्हीकल
मेंटेनेंस, ठीक है। आई वॉन्ट टू लॉन्च अ कंपनी दैट सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज related to vehicle maintenance. That company will be based in Pakistan. I want to develop the idea to start my process, yeah, my documents strategy, ठीक है। अच्छा, you are an expert in idea developing, so develop a wonderful idea for my business, ठीक है। अब ये मैंने इसको दे दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि यार इसने मुझे कुछ टेक्निक्स दे दी है कि अगर आपने आइडिया डेवलप करना है ना तो आप ये काम करें, मार्केट रिसर्च करें, आइडेंटिफाई नीड सर्विसेज करें, प्रोडक्ट लाइन करें, सर्विसेज ऑफरिंग करें, ऑनलाइन प्रेजेंस करें, कि आप इस तरीके से करें। ये इसने मुझे स्टेप्स दे दिए हैं। मैं इसको कहता हूँ कि भाई गुड जॉब, बट आई डू नॉट नीड, just write my idea in casual words because I have to present it in front of my company members. Make sure the wording should be easy, ठीक है। अब इसे देखें क्या करते हैं। अब ये मुझे कुछ और चीजें देगा। ये क्या कहेगा? अच्छा, hey everyone, I have got this cool idea for a business. You know how everyone needs to keep their cars running smoothly. Well, picture this, a one-stop shop for everything car related rides here in Pakistan. You would offer all sorts of services like fixing up cars, doing regular maintenance. ये आपको इसने बेसिक थीम दे दिया सर, ठीक है। अब जरा मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। देखें, मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि दैट साउंड लाइक अ फैंटास्टिक वेंचर। इमेजिन अ कंपनी, अ स्पेशल वन राइट इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान. This is not just any company, but a place where cars and vehicles get treated like stars. Think of it as a health center for vehicles, where every car, bike, or truck gets the care and attention it deserves to stay fit and fine. ठीक है, ये मैं भी आइडिया डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपना आइडिया प्रेजेंट करूंगा। अब मैं कुछ आगे मैंने शॉर्ट सा बताया कि फर्स्ट ऑफ लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ दिस आइडिया, व्हीकल मेंटेनेंस करूंगा। ये मैंने एक ओवरव्यू सा दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपने रिटर्न में लिखना है कि आई वांट टू डेवलप अ कंपनी जो कि ये काम करेगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है इसका, वो है जी ये वाला स्टेप कि यार अच्छा, इसके अंदर ना आपने जो बेसिक आइडिया डेवलप करते हैं, इसके अंदर आप थोड़ा सा बताते हैं कि मेरे इस काम से लोगों को क्या फायदा होगा। देखें, दिस इज वेयर द मैजिक हैपन्स, यूर कंपनी विल बी, यहाँ यूर आ गया था, यहाँ अवर होना चाहिए कि अवर कंपनी विल बी लाइक अ डॉक्टर फॉर व्हीकल्स, चेकिंग अप ऑन देम, फिक्सिंग लिटिल इश्यूज एंड मेकिंग श्योर दे रन स्मूथली, whether it's squeaky brake or a tired engine, your team will have the skills to make. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लोगों का कि यार उनकी गाड़ियों में छोटे मोटे इश्यूज आ जाते हैं और वो उनकी स्मूथली रनिंग रुक जाती है।
या उनको ब्रेक के इश्यूज आ जाते हैं या उनका इंजन कमजोर हो जाता है, तो वो कहते हैं कि यार हमारे लिए कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म बन जाए कि जहां हमें जो है ये चीजें जरा अच्छी क्वालिटी की मिल जाए। तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया। अगला मैंने क्या कहा, रोड सेफ्टी। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। Our company will not fix vehicles but also teach people how to stay safe on the road. Think of fun and engaging workshops where drivers learn about traffic rules, how to avoid accidents, and how to keep their vehicles safe and sound. इसके लिए हम ब्लॉग भी लिखेंगे, इसके लिए हम सेमिनार्स भी करेंगे, इसके लिए हम वर्कशॉप्स भी करेंगे। तीसरा मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज आर लाइक द सुपर हीरोज ऑफ योर कंपनी। Whether someone's car breaks down in the middle of the road or they have a flat tire, your team will zoom in to save the day anytime, anywhere. It's like having a guardian angel for your car. देखें, ये मैं एक आइडिया जनरेट कर रहा हूँ कि सारा के सारा, ठीक, और मैं इसमें कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस कर रहा हूँ। जो मैंने आपको कहा था कि हम जब ब्रांड लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ट्रेलो आज फिर रह जाएगा, चलो देखते हैं। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है। सेकंड स्टेप इसका ये होता है कि यार मैं अपनी इस कंपनी से लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज दूंगा और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दूंगा, ये मैंने बुलेट्स की शक्ल में बिल्कुल क्लियर करके लिखना होता है। जैसे मेरी पहली सर्विस है व्हीकल मेंटेनेंस हब। तो एक्ट एज अ डॉक्टर फॉर व्हीकल्स, डायग्नोजिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, specialized services for car, bikes, and trucks, equipped with skilled technicians for minor to major fixes। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं क्या करूंगा जी, ये मैं सर्विस दूंगा रोड सेफ्टी एजुकेशन सेंटर भी होगी मेरी कंपनी। कंडक्ट्स वर्कशॉप एंड सीजन on sessions on traffic rules and safe driving practices, engage with the community to promote road safety awareness, offers practical tips for vehicle care and accident prevention। अब मैंने ये सारी सर्विसेज लिखी हैं, ठीक है, कि मैं ये सर्विसेज दूंगा। यहाँ नीचे जो है, यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट शुरू हो रही है कि यार मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करूंगा। देखिए, व्हीकल स्पेसिफिक किट्स, एसेंशियल टूल्स, क्वालिटी ऑयल एंड कूलेंट, टायर्स एंड इन्फ्लेटर्स, बेसिक रिपेयर टूल, यूजर गाइड दूंगा उनको, कन्वीनियंट पैकेजिंग दूंगा उनको, ऑनलाइन ऑर्डरिंग उनके पास सहूलत होगी, और आफ्टर सेल सपोर्ट भी दूंगा। वो अगर मुझसे कोई चीज खरीद लेते हैं तो मैं आफ्टर सेल उनको सपोर्ट भी दूंगा। अच्छा, ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जेन्युइन स्पेयर पार्ट बेचूंगा, जो मैं इंडिविजुअल को भी दूंगा, रिपेयर शॉप्स को भी दूंगा, वर्कशॉप्स को। और पार्ट्स वाइड रेंज के होंगे, हर तरह के मैकेनिकल टेक्निकल बॉडी पार्ट्स। अच्छा, आसानी से वो शॉपिंग कर सकेंगे, कार मॉडल बताएंगे, चीज उनको मिल जाएगी, प्राइस कॉम्पिटेटिव होगी, गुड प्राइस के ऊपर उनको चीज मिल जाएगी, फास्ट डिलीवरी होगी, और कस्टमर सपोर्ट भी हमारी तरफ से मिलेगी। तो ये इस तरीके से जो किसी भी आइडिया के जो पहले स्टेप होते हैं दो, नंबर वन स्टेप होता है कि आपने उस आइडिया को लिखना है, यार व्हाट आई विल गिव इन दिस, या व्हाट पीपल विल गेट इन दिस, लोगों को क्या मिलेगा, मैं क्या दूंगा। एक ओवरव्यू देना होता है जिसमें आपने कंपनी की अहमियत को समझाना होता है कि यार ये काम क्यों अहम है। और जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर आपने सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देनी होती है। तो अब्दुल वहाब, चूंकि आप इंटरेस्टेड थे ऑर्गेनिक फूड्स वाले बिजनेस के अंदर, तो देन योर असाइनमेंट इज कि आपने अभी आइडिया डेवलपमेंट के ये दो स्टेप जो हैं ये आपने तैयार करने हैं एआई की मदद से। ठीक है, आपने एक ओवरव्यू तैयार करना है कि यार हम जो ऑर्गेनिक हब बनाने जा रहे हैं ये हम क्यों बनाने जा रहे हैं, लोग क्या क्या फील कर रहे हैं, क्या क्या मसले हैं उनके, क्यों उनको ऑर्गेनिक हब की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा स्टेप आपने ये मुकम्मल करना है कि यार इस ऑर्गेनिक हब के थ्रू हम कौन कौन सी सर्विसेज देंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचेंगे। इसी शक्ल में जिस तरह मैंने इंतहाई जो है वो ऑर्गेनाइज शक्ल में इसको लिखा है, आपने इंतहाई ऑर्गेनाइज शक्ल के अंदर इसको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये लेकर आना है। और नेक्स्ट सेशन में हम देखते हैं, अगर ट्रेलो हो गया तो फिर मैं आपको ट्रेलो पे शिफ्ट कर दूंगा। मैं आपको ट्रेलो का थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि यार ट्रेलो के ऊपर काम कैसे होता है। उसके अंदर टाइम की बचत होती है इंसान की, और काम की बाकायदा निगरानी होती है। मैं ट्रेलो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ।
अच्छा, यहाँ तक जो मैंने बात की इसमें कोई क्वेश्चन? और उजैर, आपका भी जिस चीज में इंटरेस्ट है तो आपने उसके ऊपर आइडिया डेवलपमेंट शुरू कर देनी है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि चूंकि आपका ऑलरेडी जो प्लान है उसके मुताबिक आपको उसी के ऊपर, गैरेज के ऊपर ही काम शुरू करना चाहिए कि यार ये जो गैरेज है, मैं इसको कैसे एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस बनाऊं ताकि इसकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएं और वगैरह वगैरह। तो आपको एक अच्छा मतलब जाने से पहले पहले आप एक बेहतरीन चीज जो है वो तैयार कर चुके होंगे। अच्छा, ये देखें जी, ये गाड़ी वाला ये ट्रेलो है। और ये हमने, ये जो ट्रेलो होता है ना, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं: टू डू, डूइंग और डन। कि भाई कौन कौन से काम हमने करने हैं। देखें ये सारे काम, ये पहले ये आइडिया डेवलपमेंट भी इधर था, प्रोडक्ट सर्विस भी इधर था। सबसे पहले यहाँ से आइडिया डेवलपमेंट इधर डूइंग में आया। ये करने वाले काम है, ये हम कर रहे हैं, ये हो गया। पहले ये आइडिया डेवलपमेंट इधर आया, हमने इसके ऊपर काम किया, जब ये मुकम्मल हो गया तो फिर यहाँ से ये इधर आ गया। अब हमारा चल रहा है ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये देखें, ये मैंने ऊपर मेन आइडिया शेयर किया था, और नीचे जो है वो हर बंदा अपने कमेंट्स भी देगा कि यार इसमें क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए। और साथ में वो यहाँ पे अपने चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक भी करेगा अगर उसकी कंट्रीब्यूशन हो गई है। अच्छा, इसके अंदर डेडलाइन होती है। डेडलाइन के तहत देखें लिखा हुआ है दिसंबर 20 से ये शुरू है। दिसंबर 22 रात 10 बजे तक इसकी डेडलाइन है। रात 10 बजे ये क्लोज हो जाएगा। अब होता यह है कि ट्रेलो के अंदर जब आप काम शुरू करते हैं तो जो बंदा सुस्त पड़ रहा होता है, तो आखिर में बंदा उसको कहता है कि यार प्लीज यू कैन लीव अस, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे। आपको डेली बेसिस पे काम करना होता है। आपको एक प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको आगे जाना है। तो आपको इस तरह माइलस्टोन्स के अंदर अपना काम तकसीम करके काम करना होता है, और फिर ही जाके हम कोई बिजनेस एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये हुआ जी आज का सारा लेसन, जिसके अंदर शुरू के अंदर मैंने आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई। और अब मैंने आपको, अच्छा ये जो आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ न्यू बिजनेस के शुरू करने के लिए नहीं है, बल्कि अगर ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है और वो लोग आपसे ये कहते हैं कि आप हमारी मार्केटिंग करें, तो आपको देखना है कि उनकी स्ट्रेटेजी बनी हुई है या नहीं। अगर तो उनकी स्ट्रेटेजी बनी होगी तो फिर तो आप उनकी सिर्फ जर्नी डायग्राम समझेंगे कि यार ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके केस को स्टडी करेंगे और उसके अंदर खामियां निकालेंगे, लूप्स निकालेंगे कि यार यहाँ यहाँ से मनी लीक्स हो रही है, और इन मनी लीक्स को अगर कंट्रोल किया जाए तो ये बिजनेस जो है ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके लिए भी आपको इस तरह प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी होती है। अब अगला जो स्टेप हमारा आएगा वो आइडिया वैलिडेशन का है कि यार हमने जो इरादा किया है कि हम ये काम करना चाहते हैं, तो क्या ये काम चलेगा भी या नहीं चलेगा। हम लोगों से इस काम की बुनियाद पे पैसे लेना चाहते हैं, तो क्या लोग हमें इसके लिए पैसे देंगे। इसको बाकायदा वैलिडेट करना होता है। डेटा ड्राइवन वैलिडेशन हमने करनी होती है, डेटा की बुनियाद पे करना होता है। उसने कहा, इसने कहा, मैं बाजार गया, चेक किया, इससे नहीं काम चलता। डेटा ड्राइवन, ठीक है, वो डिसीजन हमने लेना होता है। उसके लिए हमें आइडिया को बाकायदा वैलिडेट करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज लेक्चर। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए चैट जीपीटी का पेड वर्जन जो है वो आज मैं खरीद सकूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके प्लगइन्स से